गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन रीडर्स में। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री के मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे थे। दोस्तों, आइए आज अध्याय टॉप 2 पढ़ेंगे, जिसमें नए राजा और उसके राज्य के बारे में पढ़ना है। 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं याद रखने योग्य नए शब्द। त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंशीय शासकों के बीच होने वाले युद्ध को त्रिपक्षीय युद्ध कहा गया। नेक्स्ट है दोस्तों लौकिक। जो धार्मिक या अधार्मिक बातों से संबंधित न हो उसे लौकिक कहा गया। कबीला। ऐसे परिवारों का समूह जो एक ही पूर्वज की संतान होने के कारण आसपास में संबंधित हो उसे कबीला कहा गया। जौहर क्या है? तो अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्त्रियों का दहकती हुई विशाल चिता में एक साथ प्रवेश करके जल जाना जौहर कहलाया। सामंत क्या होता था? तो सामंती व्यवस्था में भूमि पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति, जिन्हें सैनिक सेवा के बदले राजा से भूमि मिली होती थी, उसे सामंत कहा गया। आइए दोस्तों, अब समझते हैं उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय। 648 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में उलझन और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसी मजबूत सम्राट के न होने के कारण भारत अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। ये राजपूत शासकों के नियंत्रण में रहे। उनमें से कुछ शासक तो बड़े राजाओं के सामंत रह चुके थे। वे अपने आधिपत्य या राजा के लिए युद्ध में हिस्सा लेते थे और राज्यों को अपने सैनिक उपलब्ध कराते थे। बाद में कई सामंतों ने काफ़ी संपत्ति और शक्ति प्राप्त कर ली और स्वतंत्र शासक बन बैठे। राजपूत अपनी वीरता और ईमानदारी व साहस के लिए जाने जाते थे। तत्कालीन राजपूत शासक लगातार आपस में लड़ते झगड़ते रहे। यही कारण था कि वे विदेशी आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा नहीं कर सके। 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों में बंगाल के पाल वंश, गुजरात और राजस्थान के प्रतिहार वंश तथा दक्कन के राष्ट्रकूट राजवंश का नाम उल्लेखनीय है। वे उत्तरी भारत विशेषकर गंगा की घाटी, जहाँ का इलाका अत्यधिक उपजाऊ था और जहाँ भौतिक संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध थे, उस पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। उनके इस संघर्ष को त्रिपक्षीय युद्ध का नाम दिया गया। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तीनों राजवंशों के शासक कन्नौज पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। कन्नौज का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में गंगा तट पर स्थित था। इसका अर्थ था कि जो कन्नौज का शासक होगा वही गंगा घाटी के उपजाऊ और उन्नत इलाके का भी आधिपत्य होगा। ये देखिए दोस्तों, ये गंगा घाटी है, जो बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर है कन्नौज, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल बंगाल में। कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन 3 राजवंशों के बीच हुआ युद्ध त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 1 शताब्दी से भी अधिक समय यानी 780 से 910 ईस्वी तक चला। आरंभ में प्रतिहार शासक वत्सराज ने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध करके कन्नौज पर कब्जा कर लिया। आरंभ में प्रतिहार कब्जा कर लिया, किंतु शीघ्र ही राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को हराकर कन्नौज को अपने अधीन कर लिया।
परंतु ध्रुव के दक्कन लौटने पर धर्मपाल ने एक बार फिर से कन्नौज पर कब्जा कर लिया। उसने अपने हाथ से निकल गए अन्य सभी क्षेत्रों पर भी एक बार फिर से अपना अधिकार जमा लिया। जब प्रतिहार शासक नागभट्ट ने गंगा घाटी पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा, तो उसके इस प्रयास को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने विफल कर दिया। इस प्रकार धर्मपाल और उसके उत्तराधिकारी कन्नौज पर शासन करते रहे। 836 ईस्वी के आसपास एक शक्तिशाली प्रतिहार शासक भोज ने कन्नौज को अपने कब्जे में ले लिया, किंतु उसके उत्तराधिकारी दुर्लभ सिद्ध हुए। 10वीं शताब्दी ईस्वी तक कन्नौज पर राष्ट्रकूटों का नियंत्रण हो गया। उन्होंने कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई। इस युद्ध के प्रभाव क्या हुए, तो इस युद्ध का प्रभाव पढ़ना है। निरंतर एक दूसरे से युद्ध में लगे रहने के कारण इन तीनों राज्यों की शक्ति क्षीण हो गई। बाद में चालुक्यों ने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य का अंत कर दिया। चालुक्यों ने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य का अंत कर दिया। पाल राजवंश को सेन शासकों द्वारा परास्त कर दिया। पाल राजवंश को सेन शासकों द्वारा परास्त कर दिया। प्रतिहार का साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। आइए राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ते हैं। दक्कन के राष्ट्रकूट शासक कर्नाटक के चालुक्य के सामंत थे। दक्कन के राष्ट्रकूट 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने चालुक्य को हराकर राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। उसने स्वयं को दक्कन का आधिपत्य घोषित कर दिया। उसने महाराष्ट्र में सोलापुर के निकट मालखेर को अपनी राजधानी बनाया। दंती दुर्ग की मृत्यु के पश्चात कृष्ण प्रथम उसका उत्तराधिकारी बना। उसने राष्ट्रकूट के साम्राज्य को काफी शक्तिशाली बनाया। उसने एलोरा में कैलाश मंदिर बनाया। इस राजवंश के महत्वपूर्ण शासकों में ध्रुव, अमोघवर्ष और कृष्ण तृतीय के नए उल्लेखनीय हैं। कृष्ण तृतीय की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रकूट की शक्ति क्षीण हो गई। बाद में चालुक्यों ने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य का अंत कर दिया। अब आइए राष्ट्रकूट के धर्म के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रकूट शासक शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और जैन संप्रदाय के संरक्षक थे। वे अन्य धर्मों का भी समान रूप से आदर करते थे। उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों को मस्जिद बनवाने और भारत में बसने की अनुमति दी। बंगाल और बिहार के पाल शासक। लगभग 750 ईस्वी में पाल राजवंश का शासन स्थापित हुआ। इस राजवंश की स्थापना गोपाल द्वारा की गई। गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल 780 से 815 ईस्वी तक बना। उसका कुछ समय के लिए कन्नौज शहर पर भी कब्जा रहा। धर्मपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र देवपाल बना, जिसने असम, उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो धर्मपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र देवपाल हुआ। पाल शासकों को सेन राजवंश के शासकों द्वारा हार का सामना करना पड़ा। उस पराजय के बाद संपूर्ण बंगाल और बिहार में सेन राजवंश की सत्ता स्थापित हुई। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल विजय की योजना बनाई। उन दिनों बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था। उसने बिना किसी विरोध के लक्ष्मण सेन की राजधानी पर कब्जा कर लिया। कौन? तो बख्तियार खिलजी। बाद में उसने गौड़ के निकट लखनौटी को अपनी सत्ता का केंद्र बना लिया। लक्ष्मण सेन भागकर पूर्वी बंगाल चला गया, जहां वह कुछ समय तक शासन करता रहा। अब आइए
सेन वंश के, ये बंगाल और बिहार के पाल शासक के धर्म, काल और साहित्य के संरक्षक के बारे में पढ़ते हैं। पाल शासक धर्म, कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। पाल शासक धर्म के, कला के और साहित्य के भी महान संरक्षक थे। उनके शासन काल में तिब्बत, नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। पाल शासकों ने अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। देवपाल ने गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया। पाल शासकों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ गहरे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार इस राजवंश का पहला प्रसिद्ध शासक नागभट्ट था। उसने 738 ईस्वी में अरबों को हराकर इस राजवंश की स्थापना की थी। कौन? तो नागभट्ट ने प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। राजा भोज 836 ईस्वी से 885 ईस्वी इस वंश का महानतम शासक था। राजा भोज, उसका शासन पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में काठियावाड़ तक फैला था। उसकी राजधानी कन्नौज थी। उसके पुत्र महेंद्रपाल ने प्रतिहार साम्राज्य में उत्तरी बिहार के क्षेत्रों को भी शामिल किया। महेंद्रपाल के उत्तराधिकारी दुर्लभ सिद्ध हुए। महमूद गजनी ने 1019 में कन्नौज पर आक्रमण किया तथा बिना किसी अधिक प्रतिरोध के उसने इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया। महमूद गजनी ने 1019 ईस्वी में। प्रतिहार साम्राज्य के नष्ट होने के बाद प्रतिहार का स्थान 4 प्रमुख राजवंशों ने लिया। वे थे अजमेर के चौहान, बुंदेलखंड के चंदेल, गुजरात के सोलंकी तथा मालवा के परमार। आइए दोस्तों, कला और विद्या के संरक्षक गुर्जर परिहार थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। गुर्जर परिहार राजवंश के शासक भी कला विद्या के महान संरक्षक थे। राजा भोज विद्वान, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उसकी बुद्धिमानी और अच्छाइयों के बारे में आज भी अनेक कथाएं कही सुनी जाती है। प्रतिहार शासकों के कन्नौज में सुंदर महल और मंदिर बनवाए। उन्होंने बगदाद, वर्तमान में इराक में अपने दूत भेजे। इस संपर्क से भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिषी और गणित का पश्चिमी एशिया में प्रसार हुआ। प्रशस्ति एक ऐसा लेख है जो किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है। एक विद्वान ब्राह्मण द्वारा लिखी गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार शासक नागभट्ट की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि उसने कन्नौज, बंगाल, गुजरात, मालवा, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का भाग है, मालवा, और उत्तर भारत के अनेक अन्य राजाओं को युद्ध में परास्त किया। चाहमान अथवा चौहान मूलतः प्रतिहारों, परमारों और चालुक्यों के जागीरदार मतलब सामंत थे। चौहान राजवंश की अनेक शाखाएं थीं जो जालौर, सायपुर, जोधपुर, धौलपुर और अजमेर आदि भिन्न भिन्न प्रदेशों पर शासन करती थी। पृथ्वीराज इस वंश का एक प्रसिद्ध शासक था जो कि रायपिथौर के नाम से भी मशहूर था। पृथ्वीराज चौहान रायपिथौर के नाम से भी मशहूर था। चंद्रबरदाई ने अपनी प्रसिद्ध काव्य पृथ्वीराज रासो में उसके सैनिक पराक्रम का वर्णन किया है। वह अजमेर से दिल्ली तक
फैले एक विशाल प्रदेश का शासक था पृथ्वीराज चौहान। 1991 ईस्वी में उसने भटिंडा के निकट तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया, किंतु उसके अगले ही वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में वह गौरी से हार गया तथा उसके हाथों मारा गया। यह युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। इस युद्ध ने उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। राजपूत राज्यों का प्रशासन कैसा था? राजपूत राज्यों का प्रशासन, राजपूत में राजतंत्रीय शासन पद्धति प्रचलित थी। राजा का पद पैतृक यानी वंशानुगत होता था। अनेक राजपूत राज्यों में ऊंची ऊंची उपलब्धियां धारण की, जैसे कि महाराजाधिराज, राजाओं का राजा को महाराजाधिराज कहा गया। त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों लोकों के स्वामी को त्रिभुवन चक्रवर्ती कहा गया, किंतु वास्तव में राजा की शक्ति काफ़ी सीमित थी, जिसके 3 कारण थे। प्रथम कारण था राजा अपने जागीरदारों या सामंतों पर निर्भर था, जो अपने पास सेना रखते थे और युद्ध की स्थिति में राजा को सैनिक सेवा उपलब्ध कराते थे। दूसरा कारण था कि उसे कुछ निर्धारित नियमों और परंपराओं के अनुसार अपना शासन चलाना पड़ता था। तीसरा कारण ये था कि विद्वान ब्राह्मण तथा किसानों और व्यापारियों के संग राजा को अधिक शक्तिशाली नहीं होने देते थे। विद्वान ब्राह्मण तथा किसानों और व्यापारियों के संग राजा को अधिक शक्तिशाली नहीं होने देते थे। ये थे राजपूत के प्रशासन कैसा था। राज्य की आय के स्रोत क्या होते थे? राज्य की आय के अनेक स्रोत थे, जैसे कि किसानों से प्राप्त लगान, सड़क मार्ग से या नाव या जहाज़ों द्वारा माल की ढुलाई पर कर, खानों से निकाले गए खनिज पदार्थ और पशुपालकों व दस्तकरों से प्राप्त कर। लगान पर आया कुल उपज का 6वां भाग होता था। हमें अन्य करों की दर के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। राज्य द्वारा किए जाने वाले व्यय की मदें, विभिन्न स्रोतों से जुटाए गए धन का उपयोग राज परिवार के भरण पोषण तथा मंदिरों और दुर्गों को बनवाने के लिए किया जाता था। धन का उपयोग युद्ध के लिए भी किया जाता था, क्योंकि राजपूत राजा सदा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। आमतौर पर हारे हुए राजा की संपत्ति जीते हुए राजा द्वारा लूट ली जाती थी। आइए आगे समझते हैं आर्थिक स्थिति, शिक्षा, धर्म और वास्तुकला और समाज। आर्थिक स्थिति, लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। लोगों को अनेक प्रकार की दस्तकारी में भी निपुणता हासिल थी। भारतीय दस्तकार मतलब शिल्पकार या शिल्पी रेशमी, सूती और ऊनी कपड़ों को बुनने में अत्यधिक निपुण थे। उन्हें बढ़ईगिरी और धातु कर्म का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान था। अधिकांश भूमि चूँकि जमींदारों या सामंतों के बीच बटी होती थी, इसलिए राजाओं को राजस्व की हानि उठानी पड़ती थी। मतलब अधिकांश भूमि सामंतों के बीच बटी होती थी, इसलिए राजाओं को राजस्व की हानि उठानी पड़ती थी। राजस्व की कमी के कारण राजा एक विशाल अस्थायी सेना नहीं रख पाता था, जिससे युद्ध की स्थिति में उसे अपने सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था। भारत का पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। भारत के मुख्य रूप से मसालों, धातु से बनी हुई वस्तुओं, लकड़ी का सामान
बहुमूल्य पत्थरों, रेशमी, सूती और ऊनी वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। भारत में अरब से अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाए जाते थे। धन का वितरण आसान था। वास्तव में धन केवल कुछ ही लोगों के पास था। अब आइए समझते हैं शिक्षा और ज्ञान। केवल ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। विद्यालय मंदिरों और मठों में चलाए जाते थे। मुख्य रूप से गणित, व्याकरण, दर्शन, धार्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला प्रारंभिक मध्य के अत्यधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। इस काल में कल्हण ने संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी की रचना की। कल्हण ने संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी की रचना की। इसे प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का एक विश्वसनीय इतिहास माना जाता है। आइए दोस्तों धर्म समझते हैं। उस समय का धर्म। इस काल में बौद्ध धर्म का पतन होने लगा था। मध्यकाल में बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। इस काल के अधिकांश राजा हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वे शिव, विष्णु, शक्ति देवी को पूजा करते थे, परंतु ये सभी राजा अन्य सभी धर्मों के प्रति काफ़ी सहिष्णु रहते थे। दक्षिण भारत में अलवर वैष्णव संतों या नयनार शैव संतों द्वारा शुरू किए गए भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में भी प्रसार हुआ। वास्तुकला को समझते हैं। पूर्वी भारत अर्थात बंगाल और बिहार में बौद्ध धर्म का लोकप्रिय बनी हुई थी। पश्चिमी भारत के व्यापारी वर्गों में जैन धर्म लोकप्रिय था। माउंट आबू स्थित जैन धर्म दिलवारा मंदिर, जैन धर्म जो कि दिलवारा मंदिर में कहाँ पर स्थित है, तो माउंट आबू में स्थित है। तो दिलवारा मंदिर को सुंदर मूर्तियों और नक्काशियों से सजाया गया। श्रावणबेलगोला कर्नाटक में है। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति लगभग 982 ईस्वी में बनाई गई थी। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर और कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर इस काल की वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये श्रावणबेलगोला कर्नाटक स्थित गोमतेश्वर मूर्ति है। आइए समझते हैं समाज। जाति प्रथा धीरे धीरे कठोर होती गई, किंतु भारत में बसने वाले विदेशियों को हिंदू धर्म अपनाने की छूट थी। वे धीरे धीरे हमारे समाज में घुलते मिलते रहे। इस काल में कुछ ब्राह्मणों ने अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़कर शास्त्र धारण कर लिया, जबकि कुछ क्षेत्रीय लोग व्यापारी वर्ग में शामिल हो गए। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र जो मूलतः ब्राह्मण था, बाद में क्षेत्रीय बन गए, किंतु कुल मिलाकर ब्राह्मण एक धनी और शक्तिशाली जाति थी। अनेक ब्राह्मणों को राजा द्वारा दान में भूमि दी गई थी। ऊंची जातियों की महिलाओं को अच्छी शिक्षा दी जाती थी। वे प्रशासन और सामाजिक जीवन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इस काल में स्वयंवर मतलब पति का चुनाव स्वयं करने की प्रथा प्रचलन में थी। ऊंची जातियों में अनेक पुरुष एक ही से अधिक विवाह करते थे। अनेक पुरुष एक से अधिक विवाह करते थे। तुर्की आक्रमण के बारे में अब समझेंगे। 10वीं शताब्दी के अंत तक मध्य एशिया में तुर्कों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली। तुर्क सेना नायकों ने अनेक प्रदेश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अफगान में गजनी नामक प्रदेश पर भी एक ऐसे ही तुर्क सेनानायक ने कब्जा कर लिया। तुर्क शासकों में महमूद गजनी नाम का एक उल्लेखनीय है। उसने भारत के मंदिरों में जमा विशाल
धन संप्रदाय के बारे में सुना था। वह 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना, जिसके बाद उसने भारत पर कई बार हमले किए। 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच में उसने भारत पर 17 बार चढ़ाई की। कौन तो मोहम्मद गजनी। तथा उत्तर भारत में मथुरा और कन्नौज स्थित हिंदू मंदिरों को जी भर के लूटा। उसने 1025 ईस्वी में गुजरात स्थित सोम मंदिर को भी लूटा। इस लूट से उसे बहुत अधिक धन और हीरे जवाहरात व आभूषण मिले, जिन्हें वह अपने साथ गजनी लेकर गए। उसने सोमनाथ मंदिर में स्थित मुख्य द्वार को भी नहीं छोड़ा और उसे भी अपने साथ गजनी ले गए। महमूद गजनी के हमलों का प्रभाव क्या हुआ? महमूद गजनी के हमलों से भारत और गजनी शहर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। मुल्तान पर कब्जा। 1006 ईस्वी में महमूद गजनी ने मुल्तान पर चढ़ाई की और उसे जीता। मुल्तान को महमूद गजनी ने अपने राज्य में मिला लिया। लूटमार भी हुई। महमूद गजनी द्वारा किए गए हमलों के दौरान हजारों लोग मारे गए। उसने नगरकोट, कांगड़ा, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज पर हमले किए और वहां लूट मार की। उसे मूर्ति विध्वंस के नाम से भी जाना जाता था। वह जहां कहीं भी गया वहां उसने भारी मारकाट मचाई। गजनी शहर की सौंदर्य वृद्धि। महमूद गजनी ने भारत से जो धन लूट कर ले गया, उसका उपयोग उसने गजनी में महलों, मस्जिदों और विद्यालयों, पुस्तकालयों के निर्माण में किए। उसके दरबार में अनेक विद्वान थे। उसके काल में फिरदौसी ने महान फारसी महाकाव्य शाहनामा की रचना की। इसमें महमूद की जीवनी और उसके काल का वर्णन किया है। इस काल में एक प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बिरूनी भारत आया। उसने किताब अल हिंद नामक पुस्तक में भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा दिया। चौथा है बड़ी संख्या में लोगों का भारत में आना। महमूद के हमलों ने विदेशियों के लिए भारत का मार्ग खोल दिया। वे सैनिकों, व्यापारियों और श्रमिकों के रूप में भारत आए। अनेक मुस्लिम संत भी भारत आए। ईरान से अनेक सूफी संत भारत आए। उन्होंने लोगों को प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश दिया। महमूद की इच्छा भारत में कोई विशाल साम्राज्य स्थापित करने का नहीं था। 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महमूद गजनी का भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित करने का नहीं था। उसका सिर्फ ये मोटो था कि वहाँ भारत से जो भी खजाना था, सोना, हीरे जवाहरात को सबको लूटकर अपने जगह महमूद गजनी चले गया था। उसकी मृत्यु के बाद गजनी का साम्राज्य बहुत तेजी से बिखर गया। उसकी मृत्यु के पश्चात 150 वर्षों तक भारत पर विदेशी आक्रमण भी नहीं हुए। मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान में एक छोटे से राजगौर का शासक था। 1073 में उसने गजनी पर कब्जा कर लिया और फिर उसका ध्यान भारत की ओर गया। भारत पर आक्रमण के पीछे उसका उद्देश्य महमूद गजनी से अलग था। उसका उद्देश्य भारत में लूटमार करना न होकर भारत पर विजय प्राप्त करना था। सबसे पहले उसने मुल्तान पर कब्जा किया। उसने 1179 ईस्वी में आक्रमण करके पेशावर पर कब्जा कर लिया। 1191 में मुल्तान, सिंध
और लाहौर को मोहम्मद गौरी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। पंजाब से आगे बढ़ने पर उसका सामना दिल्ली और अजमेर के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ। 1191 में हुई तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वी से हार गया। 1191 में तराइन की पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया, किंतु अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने फिर से अपनी सेना संगठित की और अगले ही वर्ष 1192 में एक बार फिर से तराइन के मैदान में आ डटा। पृथ्वीराज ने इस बार फिर उत्तर भारत के राजाओं को संगठित किया, किंतु कन्नौज के शासक जयचंद ने उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और मोहम्मद गौरी के हाथों मारा गया। इस उल्लेखनीय सफलता के बाद मोहम्मद गौरी अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गजनी लौट गया। 1194 में गौरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद को भी हरा दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी एक बार फिर से गजनी लौट गया। कुतुबुद्दीन ने अगले 3-4 वर्षों के दौरान विजय अभियान को जारी रखते हुए कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे कि मथुरा, ग्वालियर, बुंदेलखंड, मालवा को भी अपने कब्जों में कर लिया। मोहम्मद गौरी के एक अन्य सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार बहुत थोड़े समय में उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर तुर्की आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसका सारा साम्राज्य अव्यवस्थित होकर उसके सेनापतियों के हाथों में चला गया। गजनी में उसका उत्तराधिकारी अलाउद्दीन बना, जिसे शीघ्र ही एक अन्य सेनापति ने गद्दी से हटा दिया। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक उसका उत्तराधिकारी बना। उसने एक नए साम्राज्य की नींव रखी जिसे मुगल वंश कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में उत्तराधिकारी बना, जिसने कि नए मुगल वंश की स्थापना की। राजपूतों के हार का कारण क्या था, उसके बारे में अब पढ़ना है। राजपूत शासकों में एकता का अभाव उसकी हार का सबसे बड़ा कारण था। तुर्कों की सेना राजपूती सेना की तुलना में अधिक व्यवस्थित, सघन संपन्न थी। तुर्की सेना में अत्यधिक तेजी से दौड़ने वाले घोड़े थे, जबकि राजपूतों की सेना में हाथी पर ज़्यादा निर्भर रहते थे। राजपूतों की सेना हाथी पर निर्भर रहते थे। तुर्की के पास युद्ध को जीतने के लिए बेहतर योजना रणनीति होती थी। राजपूत राजा आपस में ही लगातार लड़ते रहते थे और उन्हें अपनी सेना को बेहतर हथियारों और सुसज्जित करने या सैन्य नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में कुछ नहीं किया। राजाओं के पास कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी। जरूरत पड़ने पर उन्हें सेना के लिए अपने सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था। तुर्की आक्रमण से देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं हुई। तुर्की आक्रमण किए फिर भी ये राजपूत लोग जागृत नहीं हुए थे। देखा जाए तो आम जनता ने अपने शासकों का साथ नहीं दिया। तुर्क धार्मिक उन्माद से प्रेरित थे। उन्हें विश्वास था कि उनकी विजय भारत में इस्लाम के प्रसार में सहायक सिद्ध होगी। ठीक है दोस्तों, आइए हम अब लास्ट में इस पाठ का सार समझ लेते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में छोटे छोटे राजपूत राज्यों का उदय हुआ। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट 3 राजवंशों के शासक कन्नौज को अपनी राजनीतिक संप्रभुता स्थापित करने के लिए एक दूसरे के साथ लगातार युद्ध करते रहे, ताकि गंगा घाटी के उपजाऊ उन्नत प्रदेश के अधिपति बन सके। यह युद्ध त्रिपक्षीय युद्ध संघर्ष के नाम से जाना
जाता है। प्रतिहारों के अतिरिक्त अजमेर और दिल्ली का चौहान वंश भी राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा। राजपूतों में राजतंत्रीय शासन पद्धति प्रचलित थी। तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनी 1000 से 1025 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार चढ़ाई की। उसका एक बड़ा उद्देश्य था भारत की संपदा लूटना। मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर आक्रमण 1191 में तराइन के युद्ध में हार, 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। भारत की सत्ता तुर्की सुल्तानों के हाथों में चली गई। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।